स्टूडेंट्स कैसे हो आप। चलिए आज फिर से अपनी स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आज एक नया टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अभी शुरू से लेकर के आखिर तक लेके जा रही हूँ। अब हम इसके डिस्चार्ज पर आ गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जरूर बताऊंगी। अभी बात करते हैं डिस्चार्ज कैसे किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट 1872। हमारा एक्ट क्या कहता है और किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, उन सारे मोड्स के बारे में आज के टॉपिक में कवर करेंगे। होता क्या है डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का मतलब होता है कंप्लीट करना, उसको खत्म कर देना, है ना। अपनी जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, प्रोमिसेस है, उनको पूरा कर देना, अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट कर देना, दैट इज द डिस्चार्ज। और वो बहुत सारे तरीके के हो सकती है। हो सकता है मैं जस्ट एंड फेयर मोड पे काम करूँ तो जो मैंने कहा था वो मैं पूरा कर दूँ, जो आपने कहा था वो आप पूरा कर दो, हो गया डिस्चार्ज। और हो सकता है मेरा इरादा ही कुछ गड़बड़ हो तो मैं मेरी ड्यूटी तोड़ दूं, प्रॉमिस फुल नहीं करूं, लेकिन आप अपना करने के लिए तैयार थे, तो फ्रॉड हो सकता है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कई बार होता है कानून को बीच में आना होता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि डिस्चार्ज का मतलब है उस चीज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा करके खत्म करना। और खत्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चाहने से भी और नहीं चाहने से भी। तो बस इसी चीजों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेक्शन की, क्या कहता है और कौन सा सेक्शन इस बारे में कुछ कह रहा है। सेक्शन 44, 44 सेक्शन जो है आईसीए 1872 का, वो डिस्चार्ज के बारे में ही कहता है। वो ये कहता है वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promiser, neither does it free the joint promiser so released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि कम से कम दो पार्टी होंगे, और यहाँ दो पार्टी का मतलब पर्सन दो नहीं है, पर्सन कुछ भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ ये कहता है जो दो पार्टी हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जब अपने प्रॉमिस को पूरा कर देता है तो वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। उसके डिस्चार्ज होने में वो सेकेंड पार्टी भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी और सेटिस्फैक्शन होगा, तभी ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हुआ है। तो केवल अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर देना, इट्स नॉट लाइक डिस्चार्ज, ठीक है। ये सेक्शन 44 ने कवर किया है और इसने ये कहा है कि दोनों ही पार्टीज को अपने अपने प्रोमिसेस, ऑब्लिगेशंस या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल करनी होती है, देन वी कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अब आगे की बात करते हैं किन किन तरीकों से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ 6 तरीके बताए हैं। जरा बात करते हैं कैसे। सिंपल, फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस सॉरी, बाय परफॉर्मेंस का मतलब है जब दोनों ही पार्टीज अपने अपने वचनों को पूरा कर दे, प्रोमिसेस को फुलफिल कर दे, तो उसे हम कहते हैं बाय परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। यानी दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ठीक बात है। अब दूसरी बात करते हैं बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। ये कहता है जब आपसी सहमति से कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव किया जाए और पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और उसकी जगह पर जो दूसरा आया है, तो ये कहा जाएगा द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं बाय एग्रीमेंट, या तो कोई समझौता हो जाए, दोनों ही पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट पर होना चाहिए समझौता। केवल एक पार्टी चाहे और दूसरे पार्टी पे ही इसका डोमिनिज्म हो जाए या उसको इम्पोज किया जाए, दैट इज नॉट एग्रीमेंट, राइट। तो एग्रीमेंट और कंसेंट का मतलब है आपसी सहमति या आपसी समझौता। इस आधार पर अगर डिस्चार्ज होता है तो भी एक ये मोड बन जाता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट की जहाँ बात करी है, ये कहता है कोई भी एक चीज जब शुरू हुई है तो खत्म तो होगी, लेकिन खत्म होने के लिए क्या ये जरूरी है कि वो अपना काम पूरा करने के बाद ही खत्म होगी? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपसी सहमति से, आपसी समझौते से भी वो काम पूरा हो सकता है। यहाँ ये कहता है whenever we are talking about the by agreement or the mutual consent, it may be by 6 types। ये कहता है 6 तरीकों से हो सकता है इस तरह का डिस्चार्ज। जैसे पहला, नोवेशन। नोवेशन का मतलब है कोई न्यू चीज उसमें ऐड कर दी जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और उसमें हमने कोई एक नई बात और ऐड कर दी, यानी व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस द ओल्ड वन। जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो जो
ओल्ड वन है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो ओल्ड वन इसका मतलब डिस्चार्ज हो गया। पहला तरीका हो गया, ये आपसी सहमति से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑल्ट्रेशन, मैं कह रही हूँ कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें हमने थोड़ा सा वैकल्पिक कर दिया, ऑल्टर कर दिया है, यानी उसमें कोई चीजें चेंज कर दी है। व्हेन वन और टू और मोर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज, उसकी शर्तों में कोई बदलाव हो सकता है, कोई टाइम में बदलाव, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें चाहे एक पॉइंट पे भी बदलाव हुआ तो है ना, तो इसको कहा हमने कि ये ऑल्टर हो गया। ऑल्टर होते ही हम ये मानेंगे कि वो जो पहले वाली कंडीशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया है आपसी सहमति से। तीसरी बात कहता है रेसिशन, यानी ये कहता है जब सारी जो शर्तें हैं, ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर रेसिंड, तोड़ दी जाए, भंग कर दी जाए, उसको बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। म्यूचुअल कंसेंट से ही हुआ हो मगर हो गया है। एक ये कहता है रेमिशन, रेमिशन में कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन थी उसमें कुछ कमी कर दी गई। देखो जब अपन बात कर रहे हैं ऑल्ट्रेशन की, तो हो सकता है वो ऐड भी किया हो और या हो सकता है वो लेस भी किया हो। यहाँ हम बोलते हैं जब रेमिशन का पॉइंट होता है म्यूचुअल कंसेंट से कोई शर्तों में हम कमी कर दें, यानी कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, जो वादे या वचन है उनमें कोई हम कमी कर दे, तो उसको भी हम ये कहते हैं कि वो जो पिछला जिसके आधार पर हमने कमी की है और अब एक नई बात आ गई है सामने कि अब ये नहीं होगा। मान लीजिए 4 कंडीशन थी, अब हमने कहा नहीं अब ये 2 ही कंडीशन रखेंगे, हम 2 कंडीशन को अपन आपसी सहमति से खत्म कर रहे हैं, तो इसको भी हम यही कहेंगे कि 4 कंडीशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो गया है या वो डिस्चार्ज हो गया है। एक और चीज है वेवर। वेवर का मतलब होता है जैसे छोड़ देना, कोई चीज को छोड़ देना। इसको एक बात आएगी जब भी कोई व्यक्ति जो वन ऑफ द पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, जब भी कोई एक पार्टी अपने राइट्स को रेलिंक्विश कर देती है, रेलिंक्विश का मतलब होता है अपना अधिकार छोड़ देना, हक त्याग कर देना, अगर वो करती है तो इसको हम कहते हैं कि वो जो हमारा एग्रीमेंट के तहत है वो डिस्चार्ज हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें वो अपना हक छोड़ रही है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को 2 लाख रुपए दिए कि 2 साल बाद तुम लौटा देना। अब क्या हुआ कि 2 साल के बाद तक आते आते उस ए पर्सन ने ये देखा बी पर्सन बहुत ही ज्यादा गरीब है और वो मुश्किल में आ रहा है, उसने दया के भाव में आकर के उसको ये एक प्रॉमिस कर दिया कि तू टेंशन मत ले लोन पे करने की, तू ये मान ले कि अब तेरे को लोन पे करना ही नहीं है, मतलब मेरे को अब लोन तेरे से कवर करना ही नहीं है, मैं ये मानूंगा मैंने दान दिया। आप समझ रहे, ये है वेवर। उसका हक था उस लोन को वसूल करने का, लेकिन उसने अपने उस अधिकार का त्याग कर दिया, रेलिंक्विश हिज राइट, इसी को बोलते हैं वेवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल कंसेंट से उस व्यक्ति ने भी मान लिया कि अब मुझे लोन पे नहीं करना, और ए पर्सन ने भी उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं अब तुझसे लोन की डिमांड नहीं करूंगा, रिकवरी की डिमांड नहीं करूंगा। ठीक बात है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। तो मैंने आपको कंसेंट वाले उसमें 6 पॉइंट बता दिए हैं, फिर से बता रही हूँ। नोवेशन यानी कोई चीज नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ऑल्ट्रेशन यानी पुराने में ही कोई बदलाव कर देना, रेसिशन यानी तोड़ देना, रिमिशन यानी कमी कर देना, वेवर यानी छोड़ देना, अपने राइट्स को छोड़ देना, और लास्ट है मर्जर, जब हम किसी दो बातों को मिला करके मर्ज कर दें और कोई नई बात ले आए, यानी व्हेन एन इंफीरियर राइट मर्जेस विद द सुपीरियर वन। जो छोटा राइट हो, 2 लोग हैं और 2 में से जो सुपीरियर और इंफीरियर वाला है, इंफीरियर वाला मामला अपना कंडीशन जो है वो सुपीरियर वाले को छोड़ देता है और मर्ज कर देता है कि अब जो वो कह रहा है वही मान लिया जाएगा, इसी को बोलते हैं मर्जर। तो म्यूचुअल कंसेंट से होगा, कभी भी इम्पोज नहीं होगा, कभी भी आप किसी को इस चीज का दबाव या डोमिनेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से 6 बातें मैंने बता दी है, जिसको नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रिमिशन, वेवर और मर्जर कहा है। ये आए हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। पूरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और आपको रिवर्ट कर सकूं पर्सनली। आगे बात करते हैं तीसरे पे, बाय इम्पॉसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज की असंभावना हो जाए, यानी काम को पूरा करना ही संभव ना हो, तो इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पर भी डिस्चार्ज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए एक खास बात यह है कि कहता है, आप हमेशा याद रख लेना, हमने एक बात कही थी जब हम साइलेंट फीचर्स कर रहे थे कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं या जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, अगर उसका इम्पॉसिबल वाला काम उसमें शामिल कर लिया है, तो आप मान के चलो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, शुरुआत से एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में तो वो वॉइड नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल ही था, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाए कि इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो भी फिर वो हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। अब इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पर अगर बात कहेंगे तो ये कहता है, एक तो होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, शुरुआत में नजर आ रहा है कि इम्पॉसिबल, इस काम को पूरा होना इम्पॉसिबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए हमारा हिंदू मैरिज लॉ जो है,
वो कहता है कि जो हिंदू है वो बाइगेमी नहीं हो सकते या पॉलीगेमी नहीं कर सकते, यानी दो विवाह या बहु विवाह नहीं कर सकते। देखिए मोमेडियन लॉ अलाउ करता है, मगर हिंदू लॉ ये कहता है कि जब तक आपकी शादी जीवित है, वो जो व्यक्ति के साथ शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर जीवित है तो आप किसी और पर्सन के साथ शादी नहीं मना सकते। या तो आप उस शादी को डाइवर्स वाले फॉर्म में लेके आइए, और या फिर वो डेथ हो जाए उस पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। मतलब उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए आप एक दूसरी लड़की या लड़के से आप शादी नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाइगेमी, या दो से ज्यादा शादी को कहते हैं पॉलीगेमी। हमारे हिंदू लॉ ने अलाउ नहीं किया। अब मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसकी शादी मिस बी से हुई भी है, मिसेस बी हो गई है, अब वो चाहता है मिस्टर ए की सी के साथ में भी वो शादी करना चाहता है, जबकि उसकी बी के साथ में वो बी जो है वो जिंदा भी है और शादी चल भी रही है, कोई डाइवर्स वगैरह नहीं हुआ है। तो क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव, इम्पॉसिबल हो गया है। तो यानी इनिशियली बेसिस पर असंभव हो गया है। शुरुआत से ही क्लियर है कि जब आपकी एक शादी हुई भी है, एक व्यक्ति जिंदा है और शादी आपकी जिंदा है, तो आप दूसरे व्यक्ति से शादी कर ही नहीं सकते। पहले या तो डाइवर्स हो, तब आप दूसरी शादी करो, ठीक बात है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब आगे बात कहता है, एक दूसरा होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर गए, उस समय तक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस करना, ठीक है, तो यहाँ ऐसा कहता है कि तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। अब यहाँ पॉइंट ये है कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, तो मैंने इसे यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दिया 5 टाइप्स की हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी जो कि सुपरवेनिंग मानी गई है। देखो इनिशियल तो वो है जो हमारे कानून ने कुछ कह दिया होगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए, और यहाँ पे वो चीज भी लागू हो रही है कि आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, कि आप कह दो सर मुझे तो पता नहीं था कि हिंदू मैरिज एक्ट एक से ज्यादा शादी को अलाउ नहीं करता, मैंने तो कर ली सर। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता होना चाहिए था कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है अगर आप हिंदू हैं तो, ठीक बात है। अब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी 5 तरह की हो सकती है। जैसे सबसे पहली बात कहता है यदि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए। मैंने कहा ये बिल्डिंग मैं खरीदता हूँ, तुम बेच रहे हो, ठीक बात है, बिल्डिंग ही खत्म हो गई, भूकंप आया और बिल्डिंग खत्म हो गई, अब बिल्डिंग ही नहीं है तो किसका बेचना किसका खरीदना, तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया है, तो इम्पॉसिबल हो गया ना सुपरवेनिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब बिल्डिंग थी और उसको खरीदा और बेचा जा सकता था, लेकिन अब बिल्डिंग खत्म हो गई है। नंबर 2 कहता है नॉन एग्जिस्टिंग और नॉन ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, कोई विशेष बात का उसका एग्जिस्ट होना या उसका होना ही असंभव हो जाए। जैसे ये कहता है एक क्रिकेट मैच की आपने टिकट ली, ठीक बात है, लेकिन मैच जो है वो बरसात की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो मैच तो नहीं हो सकता है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अब यही चीज है कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा कि बाद में अगर बरसात की वजह से मैच कैंसिल हुआ है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर मैच नहीं हुआ इसलिए हमारे टिकट का पैसा वापस दीजिए। अरे मैच नहीं हुआ उसका हम क्या करें, हमने तो मैच दिखाने के लिए टिकट दिया था आपको, पैसा उसी चीज का लिया था। तो ये आपको समझ में आएगा कि कोई चीज का होना या उसकी एग्जिस्टेंस होना अब खत्म हो गया है, असंभव हो गया है, तो भी माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया है। अब तीसरा मान लेते हैं डेथ हो गई है, जिस पर्सन के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस पर्सन की डेथ हो गई है या फिर उसकी इनकेपेबिलिटी हो गई है कि वो अपनी पर्सनल सर्विसेज आपको दे पाए। मान लीजिए एक डांस परफॉर्मर है और उसको डांस परफॉर्मेंस देना था, अब उसकी डेथ हो गई है और 2 दिन बाद उसकी परफॉर्मेंस थी, पर डेथ हो गई तो भैया वो परफॉर्म कैसे करेगा व्यक्ति जो जिसकी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। इसको हम कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जिस व्यक्ति की डेथ ही हो गई आप उसके लिए कैसे कह सकते हो कि अब वो परफॉर्म करे। चौथी बात कहते हैं चेंज ऑफ द लॉ, अगर लॉ में कोई बदलाव हो गया। बहुत एकदम बढ़िया एग्जांपल है आपके पास में कि जैसे अब अभी इस समय क्या हुआ है, चाहे मैं जीएसटी की बात कर लूँ, थोड़ी पुरानी पीछे लेके जाती हूँ कि अगर जीएसटी आया तो वैट ऑटोमेटिकली हट गया। अब आप वैट वाले नियमों को नहीं फॉलो कर सकते, जीएसटी के जो नए नियम आए हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। अभी अभी लेटेस्ट आपको कहें कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बदलाव हो रहे हैं आप उनको ओवर रूल कर ही नहीं सकते, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहता है अगर लॉ में कोई बदलाव आया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये माना जाएगा इम्पॉसिबिलिटी होने की वजह से, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है। तो या तो लॉ में कोई बदलाव आ जाए या फिर कोई स्टैच्यूटरी अथॉरिटी उसे काम को करने के लिए मना कर दे, यानी हमारी वैधानिक जो अधिकारी लोग हैं वो कह दें कि ये काम नहीं होगा। जैसे अभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बसेस नहीं जा रही थी, परमिशन नहीं थी, अगर अब परमिशन है तो जा सकती है, पर विदाउट परमिशन अगर कोई बस एंटर करती है तो मामला बन जाएगा ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते सर मैंने तो टिकट ले रखा था इसलिए मैंने तो बस वाले को कह दिया लेके जा,
ये नहीं हो सकता। अब एक और चीज है आउटब्रेक ऑफ वार, युद्ध छिड़ जाए। अगर युद्ध छिड़ जाता है तब भी सारी चीजें, क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखो, कानून ये कहता है कि पीस की स्थिति होगी ना, शांति की स्थिति होगी तो ही कानून लागू होगा जो चल रहा है, जिसको आप फॉलो करके कोई चीज करते हो। अगर युद्ध की स्थिति हो गई तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो और वो जो चेंज होंगी ना वो यूं मान लीजिए नॉन नॉर्मल है ना, एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाएंगी। तो वो जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसमें आप नॉर्मल कंडीशंस को मिक्स नहीं कर सकते। तो वार अगर हो गया, युद्ध अगर छिड़ गया, तो आपको सारी चीजों में बदलाव करना होगा। तो ये माना जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले साइन हुए थे युद्ध होने से पहले, लेकिन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कि वार की हुई है, आउटब्रेक ऑफ वार हुआ है, उस वजह से अब ये क्योंकि परफॉर्म नहीं हो सकता, तो ये माना जाएगा कि ये डिस्चार्ज हो गया है। इस तरीके से मैंने आपको इम्पॉसिबिलिटी के बारे में 5 बातें बताई, और 5 बातों में मैंने आपको जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी उसमें कहा या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स हो जाए, या डेथ हो जाए, या इनकैपेबिलिटी हो जाए, चेंज ऑफ लॉ हो जाए, या जो हमारी स्टेचुरी अथॉरिटी वो मना कर दे, और एक 5वां है आउटब्रेक ऑफ वार की युद्ध छिड़ जाए। अब एक बात है, क्या हम ये इम्पॉसिबिलिटी को अपनी तरफ से कह सकते हैं क्या कि सर ये तो अब असंभव है ऐसा होना, ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे अभी इस समय क्या हुआ है, सारा लेबर अपनी अपनी जगह चला गया है, और फैक्ट्रीज जो अगर रन कर रही हैं तो वो जो नेचुरल प्रोडक्शन वो करते थे, नेचुरल परफॉर्मेंस देते थे प्रोडक्शन में, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि सर हमें तो घाटा हो रहा है, अब घाटा हो रहा है इसलिए हम तो ब्याज नहीं चुका सकते या हम बिल पे नहीं करेंगे। सर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप प्रॉफिट के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि ये अब इम्पॉसिबल माना जाए, या आप ये नहीं कह सकते अब ये काम नहीं हो सकता है क्योंकि आप काम करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सर इम्पॉसिबल टू वर्क, नहीं कह सकते। तो ये 5 बातें मैं आपको और बता दूं कि ये कहा गया है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता। वो 5 बातों के आधार पर ही इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएगी। अगर ये 5 बातें हुई तो इनको हम नहीं कहेंगे कि ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और इसके लिए हमें एक्सक्यूज किया जाए, माफ किया जाए। तो वो कहता है, एक, अगर डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, यानी काम को पूरा करना संभव ना हो, मुश्किल हो रहा है। देखिए, मुश्किल होना और असंभव होना दो अलग अलग बातें हैं। मुश्किल होने को असंभव नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। अनप्रॉफिटेबिलिटी के वजह से आप ये कह दो कि सर हम तो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए आप इम्पॉसिबल ही मानो, नहीं, अनप्रॉफिटेबिलिटी को बेस नहीं बनाया जा सकता। तीसरा कहता है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी, यानी मान लीजिए कि किसी सप्लायर ने आपको सप्लाई नहीं किया, तो अब आप कह रहे हो कि सर सप्लायर ने नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने दिया नहीं, अब मैं तो ये काम कर नहीं सकता, आप तो ये मानो कि इम्पॉसिबल है। नहीं सर, थर्ड पार्टी को मनाना आपका काम था, ये हमारा काम नहीं है, आपको ये परफॉर्म तो करना पड़ेगा। ऐसी स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, सिविल डिस्टर्बेंसेस आ जाए, जैसे इस समय अपने जो हमारी जो सर्कमस्टांसेस चल रही हैं उसमें यही हो रहा है कि कमर्शियल इम्बैलेंसिंग हो चुकी है, और जिस तरह के लॉकडाउन्स वाली स्थितियां चल रही हैं उस वजह से डिस्टर्बेंसेस हुआ है कमर्शियल लाइफ में। तो ये कहता है क्या इसको भी हम इम्पॉसिबल मान लें? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। और एक और चीज बात कही है इसने कि फेलियर ऑफ वंस ऑब्जेक्ट इन ऑल केसेस ऑब्जेक्ट और कंटेंट नॉट रियलाइज्ड, अगर ऑब्जेक्ट ही क्लियर ना हो, रियलाइज ना हो, वर्चुअल हो, तो ऐसे में क्या इम्पॉसिबल मान लिया जाए? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से हमारे कानून ने उन चीजों को क्लियर कर दिया है कि किन किन स्थितियों में तो इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म माना जाएगा, और किन किन स्थितियों को आप जो ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, सेफ गार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो अगर प्रॉफिट के बेसिस पर या परफॉर्मेंस के बेसिस पर या लॉकडाउन के बेसिस पर या फेलियर के बेसिस पर ऑब्जेक्ट के या फिर थर्ड पार्टी के बेसिस पर आपको हो कि ये इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, तो ये नहीं माना जाएगा। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, ये जो इम्पॉसिबिलिटी वाला है इसके साथ में एक मैंने यहाँ नीचे लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अवसाद का सिद्धांत है ये। देखिए, जब भी इम्पॉसिबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट का इस तरह का डिस्चार्ज होता है तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो एनॉयड हो जाते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, व्यसम करते हैं, वैक्सिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, उसको हमारे लॉ ने इसे एक फेमस लॉ का नाम दिया है, डॉक्ट्राइन का नाम दिया है, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन कॉमन लॉ। हमारे कॉमन लॉ ने कहा है, ये अवसाद का सिद्धांत है कि जब भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपको मैं बता दूं, जैसे कोई एक अभी इस तरह की जो स्थिति चल रही है, बाजार की स्थिति चल रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और प्रोडक्शन एकदम लो हो गया है, बहुत अजीब सी और बहुत ही गंभीर स्थितियां क्रिएट हो गई हैं। तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है मान लीजिए, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के तहत है।
वो वैसे सुसाइड करता नहीं, पर उसके रोजगार पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, उसके एम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, उसकी जो इनकमिंग है वो रुक गई है या आने की संभावनाएं खत्म सी हो गई हैं, तो उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। ये जो है ना, ये इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेट होकर के, निराश होकर के और डिप्रेशन में चला जाता है और वो इस तरह की हरकतें कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने इसमें इम्पॉसिबिलिटी में डाला है। अब आगे की बात करते हैं, बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम निकल जाए। टाइम निकल जाए तो एक बात बता दी, मैंने यहाँ लिखा है LAA 1963। LA का मतलब है लिमिटेशन एक्ट। हमारे यहाँ का जो समय सीमा अधिनियम है, उसने 1963 में ये हुआ था, और इसने कई चीज़ों के बारे में समय सीमा बता रखी है कि क्या होती है, एक रीजनिंग टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है जब लैप्स ऑफ टाइम अगर हो जाए, एक पर्टिकुलर समय के बाद में आप काम को पूरा करो, तो काम पूरा हुआ नहीं माना जाएगा, वो डिस्चार्ज ही माना जाएगा, परफॉर्म्ड नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि कब डिस्चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस वाला मामला है, या परचेज वाला मामला है, लोन है, या पब्लिक इश्यूज हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर है, इस तरह की चीज़ें सब टाइम बाउंड होती हैं। यानी जैसे अगर आपने एक व्हीकल इंश्योरेंस लिया, तो वो 1 साल के अंदर अगर आपके व्हीकल को कोई नुकसान होगा तो ही तो वो रीपे करेंगे। पर आपके 5 साल बाद में आता है और आप कहते हो सर हमें तो नुकसान का भरपाई तो दो। अरे नहीं, रिन्यू कराया होता तो उस साल के हिसाब से उसको मिल जाता, मगर अब नहीं मिल सकता। ये टाइम बाउंड थे, 1 साल के लिए था ये। लाइफ इंश्योरेंस आपकी जिंदगी के बाद ही देगा, जिंदगी के रहते आपको वो उसका रियम्बर्समेंट नहीं करेगा, राइट। तो ये लैप्स ऑफ टाइम पे होता है। अब आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब कानून बीच में आ जाए। जब कानून बीच में आ जाता है तो देखिए एक बात बताते हैं हम आपको कि जब कानून को बीच में आना जरूरी हो जाए, तब ये माना जाता है ये डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। जैसे किसी की डेथ हो जाए, और डेथ हो जाए तो ये कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो ट्रांसफर होएगा ना ये मामला, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। कानून कहता है कि एक व्यक्ति के लीगल हायर को ये चीजें चली जाएंगी। दूसरा कहता है अगर मर्जर हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स हो जाए, या सर्कुलेटरी ऑफ एक्शन हो जाए, तब ऐसा माना जाएगा कि ये लैप्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया है। अब एक और लास्ट कह देते हैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही तोड़ दिया गया, किसी एक पार्टी ने अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया और उसने कह दिया मैं तो नहीं करता पूरा, कर ले तू जो करे। तो अब बताइए, ऐसा भी तो हो ही सकता है ना, हमारी रियल लाइफ में ऐसा होता है कई बार। दोनों पार्टी अपना अपना काम पूरा करें, जरूरी नहीं है। कोई एक पार्टी कह सकती है कि मैं तो नहीं कर सकता, कर ले तू जो करे, तो यानी वो तोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस तरह से भी उसको फिर डिस्चार्ज तो माना ही जाएगा ना, क्योंकि वो एंड पे तो आ ही गया ना, परफॉर्म नहीं हुआ पर डिस्चार्ज तो हुआ ही है। तो ये कहता है जब ब्रीच कर दिया जाए तब भी माना जा सकता है कि वो डिस्चार्ज हो गया है। ब्रीच जब कर दे तो इतना आसान नहीं है ब्रीच करना, वरना तो सब लोग ब्रीच ही कर देते हैं, मैं बता दें आपको। लेकिन ब्रीच जब होता है तो हमारे कानून ने कुछ रेमेडीज भी दी हैं। वो किस तरह से वो जैसे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने का अधिकार रखता है, कंपनसेशन या उसका हर्जाना लेने का अधिकार रखता है, किस तरह से उसको स्पेशल परफॉर्मेंस का कानून उसको दबाव दे सकता है कि नहीं आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो रेमेडीज आ जाती हैं इसमें। और जो बात कर रहे हैं ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने वॉलेशन करता है किसी भी टर्म को या ब्रेक करता है, उसी को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है उसको ये कहा गया है, और उसके अगेंस्ट में कॉन्सिक्वेंसेज में, सब्सिक्वेंसेज में उसकी रेमेडी भी दी गई है हमारे लॉ में। इस तरह से मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर किया, बहुत डिटेल स्टडी आपको मैंने बताया है। आपको इम्पॉसिबिलिटी और लैप्स ऑफ टाइम के बारे में या एग्रीमेंट के उस पर मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है। पूरी उम्मीद की है और पूरी कोशिश करिए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, ताकि मैं आपको पर्सनली रिवर्ट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।